वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का सोशल साइंस का ये बुक है। सिविक्स का चैप्टर है चैप्टर 8, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। कई ऐसे लीडर हैं जो समाज में लोगों के पास जो समानता जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाया, जिसके कारण कई लोग संघर्ष किए। उन लोगों के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में दिया गया है। देखिए यहाँ पे लाइन टू लाइन अगर एक्सप्लेन हम करते हैं हिंदी इंग्लिश में तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसे नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट हिंदी में समझा देता हूँ। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष, अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है और ये वर्ड है कोऑपरेटिव। इसका मतलब होता है सहकारी। इसका मतलब है ऐसा व्यवसाय जो लोगों के संयुक्त स्वामित्व में हो, मतलब वहाँ पे लोगों का ग्रुप हो और उसका जो ओनर हो, उसका जो मालिक हो, लोग खुद हों। डैम मतलब होता है बांध। डैम कई सारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में बनाए गए हैं। इसमें चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए जाते हैं। वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। वो एक लेक के रूप में रहता है, झील के रूप में रहता है। डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब हो गया भेदभाव। एक व्यक्ति या लोगों के समूह के साथ, एक व्यक्ति के या लोगों के समूह के साथ अन्य लोगों या समूहों की तुलना में कम निष्पक्ष व्यवहार करने की प्रथा। किसी लोग को हम अच्छा माने और किसी को छुआछूत की नज़र से देखें, इस तरह का व्यवहार जो होता है उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। रेशियल सेग्रीगेशन, नस्लीय पृथक्करण, पूर्वाग्रह, जो पहले से स्थिति बना लिया जाता है कि इन लोगों को अच्छा नहीं मानना है। विभिन्न नस्लीय समूहों के लोगों को आधिकारिक तौर पर अलग रखने की प्रथा। कुछ लोगों को हम अलग मानते हैं कि ये नीचे जात के लोग हैं। इस तरह की जो मानसिकता होती है उसे कहते हैं रेशियल सेग्रीगेशन। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बतलाया जा रहा है कि आप चैप्टर 5 में ही लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ चुके हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव होता है, जैसे कि इसमें पॉइंट्स देके बतलाया गया है। घर पर भेदभाव, शिक्षा के बारे में भेदभाव और नौकरियों में भेदभाव। ऐसा भेदभाव सिर्फ किसी एक क्षेत्र या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। दुनिया का कोई भी हिस्सा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से मुक्त नहीं है। पुरानी परंपराओं, गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण लाखों लोग दुखी हैं। उनके साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रावधान। इसमें बतलाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित यहाँ बतलाया गया है कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना चाहता है। संविधान कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। यह धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। संविधान शिक्षा और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। राजनीति के निर्देश सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं। पॉइंट देके दिया गया है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों और एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में फैलेगा। नीति निर्देशक सिद्धांत यह घोषित करते हैं कि राज्य स्थिति, सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों में असमानताओं को समाप्त करेगा और अवसर न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि लोगों के समूहों के बीच भी अलग अलग क्षेत्रों में निवास करेगा या अलग अलग नौकरियों में लगे रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे इस पैराग्राफ में बतला रहा है, भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इससे पहले महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की वास्तविकता। इसमें बतलाया जा रहा है, स्थिति की वास्तविकता यह है कि संविधान के लागू होने के लगभग 70 वर्ष बाद भी सामाजिक न्याय का वांछित लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। मतलब जितनी उम्मीद थी उस न्याय तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता। इस पैराग्राफ में दिया गया है, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। उन्हें राजनीतिक पदों पर निर्वाचित होने का भी अधिकार है। मतलब वो एक नेता के रूप में इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाता है। आर्थिक समानता मतलब
वो अगर धन दौलत से मजबूत नहीं है तो फिर वो पॉलिटिकल में जीत पाना उसके लिए, एक नेता बन पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ज़्यादातर लोग गरीब हैं तो कुछ अमीर लोग चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम होंगे। मान लीजिए कि आप किसी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा पैसा है, तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से आप चुनावी संकट में पड़ जाएंगे। मतलब है कि आप उन समस्याओं से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लीगल इक्विलिटी, कानूनी समानता। इस पैराग्राफ में बतलाया गया है कानून के समक्ष समानता सभी सभ्य समाजों में एक ऐसा सिद्धांत है जिसे बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय, शुल्क और वकीलों द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक फीस के कारण गरीबों की अदालतों तक पहुंच नहीं हो पाती। मतलब वो अदालत तक नहीं जा पाते। हाई कोर्ट की फ़ीस इतने ज़्यादा होते हैं, गरीब लोग वहाँ उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। साधन संपन्न व्यक्ति, मतलब एक अमीर व्यक्ति, अत्यधिक योग्य वकीलों को नियुक्त करने की स्थिति में होते हैं, जबकि गरीब ऐसा नहीं कर सकते। फिर अमीर और गरीब को कानून के समक्ष समान कैसे माना जा सकता है? मतलब बराबर कैसे माना जा सकता है? अमीर लोग अदालतों में जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं कर सकते। सोशियो इकोनॉमिक इक्विलिटी, सामाजिक आर्थिक समानता। इस पैराग्राफ में बतलाया गया है संविधान ने गुलामी, बेगार, जबरन मजदूरी जिसको बोलते हैं, और शोषण के अन्य रूपों को समाप्त कर दिया है। लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक असमानताएं और गरीबी मौजूद है, तब तक बेगार, बाल मजदूरी और शोषण को रोका नहीं जा सकता। इतने कानून बनने के बावजूद भी शोषण आज भी हमारे देश में हो रहा है। आज भी लाखों लोग धर्म, जाति और लिंग के आधार पर समान अवसरों से वंचित हैं। शेख या अंसारी बहुल इलाके में, मतलब शेख अंसारी मतलब मुस्लिमों की जहाँ पे संख्या अधिक हो, शेख या अंसारी बहुल इलाके में एक हिंदू ब्राह्मण को किराए पर आवासीय फ्लैट लेना मुश्किल होगा। उसे एक फ्लैट अगर चाहिए तो वैसे जगह पे वो नहीं ले पाएगा, उसे लेने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह एक ब्राह्मण या ठाकुर जमींदार हसन नामक किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के कारण अपनी संपत्ति पट्टे पर देने के लिए तैयार नहीं हो सकता। मतलब लीज पे उसको कोई भी चीज़, कोई भी संपत्ति उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो हसन नाम का व्यक्ति है। इसका मतलब है कि वो उसको धर्म के आधार पर देखा जाएगा और उसे लीज पर कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। भारत में इस पैराग्राफ में दिया गया है भारत में आदिवासी लोग, आदिवासियों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन आदिम जनजातीय समूह अलग थलग इलाकों में रहते हैं। आदिवासी लोग अलग थलग इलाकों में रहते हैं। वे अभी भी भोजन संग्रह की अवस्था में हैं या आदिम कृषि करते हैं, प्राचीन कृषि। अल्पसंख्यक अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं, जिसने काफ़ी हद तक उनके आगे बढ़ने की गति को धीमा कर दिया। कई दलित और आदिवासी बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आगे यहाँ पे लास्ट में दिया है स्ट्रगल फॉर इक्विलिटी, समानता के लिए संघर्ष। दुनिया के सभी भागों में दृढ़ संकल्प वाले लोगों ने अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध अभियान चलाए। कई सारे लोग अब आपको मिलेंगे, इतने सारे समस्याओं से वो लड़ते गए और कुछ न कुछ जो है स्ट्रगल करके हासिल किए। सबसे पहले यहाँ पे अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में दिया गया है, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग के बारे में बतलाया गया है, उनके साथ क्या घटनाएं हुई थी और उन्होंने क्या किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम आता है, यहाँ पे रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स जो है ये इस लेडीज़ का नाम है। इनके साथ क्या घटना घटी थी यहाँ पे इस स्टोरी में बतलाया गया है। मार्टिन लूथर किंग 1950 के दशक में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1 दिसंबर 1955 को एक अश्वेत महिला रोजा पार्क्स को एक बस में अपनी सीट एक श्वेत व्यक्ति को देने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अश्वेत, अश्वेत का मतलब है काला, वो काले कलर की थी, और श्वेत मतलब है कि गोरे रंग का व्यक्ति था जिसको सीट नहीं दी, इनकार कर दी, तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह के अन्याय ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अश्वेतों के पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित किया। जब यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सुना तो वे इसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दिए, आंदोलन छेड़ दिए। काले लोगों को इस तरह से क्यों परेशान किया जा रहा है। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता के अहिंसक संघर्ष से प्रेरित प्रतीत होते थे। उस समय गांधी जी का आंदोलन भी चल रहा था, तो अहिंसा से वे प्रभावित हुए थे और उसी तरह के आंदोलन किए थे। 381 दिनों तक उन्होंने अमेरिका के अलबामा राज्य के
मोंटगोमरी में बस बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। इसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को गति प्रदान की, जिसने शहर की बसों में नस्लीय भेदभाव की नीति को असंवैधानिक करार दिया। अहिंसा पर जोर देने वाले उनके अभियान ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति बना दिया। तो उनको एक विख्यात व्यक्ति बना दिया, फेमस व्यक्ति बना दिया। और यहाँ पे आगे और दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग का, ये पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग, इस पैराग्राफ में जो है बतलाया गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के प्रति श्वेत उग्रवादियों की प्रतिक्रिया ने अमेरिका के कई शहरों में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी। श्वेत लोग, जो गोरे लोग जो थे, अब वहाँ पे उन लोगों ने भी दंगा करना शुरू कर दिया, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लगभग 3000 समर्थकों के साथ जेल में डाल दिया गया। मार्टिन लूथर किंग को तो डाला गया, उनके साथ जो उनके समर्थक 3000 लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। अगस्त 1963 में उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एक विशाल नागरिक अधिकार प्रदर्शन का नेतृत्व किया। यह राष्ट्र द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था, एक बहुत बड़ा, ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक निग्रो को उसके नागरिक अधिकार नहीं दिए जाते तब तक अमेरिका में ना तो आराम होगी और ना ही शांति। मतलब है निग्रो काले लोगों को, जिनके रंग काले हैं उनसे भेदभाव नहीं करना, उनको जब तक अधिकार न दिया जाए तब तक शांति बहाल नहीं हो सकती। उनके और अन्य लोगों द्वारा चलाए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2 नए कानून पारित हुए जो बेजोड़ महत्व के थे। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम और 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम ने आखिरकार अफ्रीकी अमेरिकियों की कानूनी समानता को मजबूती से स्थापित किया। यहाँ पे ये हो गया। और रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका, अब यहाँ पे मार्टिन जूनियर लूथर किंग के बारे में जो है स्टोरी यहाँ पे समाप्त होता है। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक नेल्सन मंडेला के द्वारा आंदोलन किया गया था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अलगाव, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी थी। दक्षिण अफ्रीका में, इस पैराग्राफ में है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों मतलब काले लोग, अश्वेतों को जीवन के सभी क्षेत्रों में गंभीर असमानताओं का सामना करना पड़ा था, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे उन लोगों को अनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा था। अश्वेतों के उपयोग के लिए अलग अलग टाउनशिप बसें, स्कूल और चर्च थे। उन लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए अलग बस था, अलग स्कूल था, अलग चर्च था। नेल्सन मंडेला ने नस्लीय अलगाव के खिलाफ अपने संघर्ष में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। उन्होंने एक पार्टी बनाई, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1961 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया, उसको इनलीगल करार दे दिया गया कि इस संगठन को हटा दिया जाए। उनके नेता नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। उनका मुकदमा लगभग 2 साल तक चला। इन पर 2 साल तक मुकदमा लगातार चलता रहा। लूथर किंग जूनियर इंडिया में आए थे, वो दिया हुआ है, और उन्होंने स्पीच भी दिया था। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। स्पीच में क्या कहा था यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोग को बतला देता हूँ। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग ने कहा, मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहाँ उनका मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा। 1963 में दिया गया उनका भाषण किसी अमेरिकी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन भाषण था। तो ये सबसे अच्छा भाषण उनके द्वारा दिया गया अमेरिका में है। और यहाँ पे अमेरिका में ये भाषण दिया गया था, वो इंडिया में आए थे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। इंडिया में भाषण दिया गया ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे इस पैराग्राफ में बतलाया गया है, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई क्योंकि उन्होंने गोरे लोगों के खिलाफ आंदोलन किया था। उनकी लंबी हिरासत के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन के कारण 1990 में मंडेला को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। पूरे दुनिया में आंदोलन होने लगा कि नेल्सन मंडेला के साथ जो किया गया है वो गलत है। तो फिर 1990 में उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। 1994 में देश के पहले बहुजातीय चुनावों में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी जीत मिली और उनके पार्टी को
काफ़ी बड़ी जीत मिली। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति गणराज्य के मुख्य कार्यकारी के रूप में शपथ लिए। तो वे जो पहले ऐसे लीडर थे जो काले कलर के थे। वे जून 1999 में सेवानिवृत्त। नेल्सन मंडेला अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में अस्वस्थ रहे, तो वे 1999 में जो है सेवानिवृत्त हो गए, काम से छुट्टी ले लिए और वे अस्वस्थ रहने लगे थे। आखिरकार 5 दिसंबर 2013 को उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया 5 दिसंबर 2013 को। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन इंडिया में इसी तरह की स्ट्रगल भी हुआ है, तो उनके लिए कौन कौन लड़े हैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ ये है और इसमें बतलाया जा रहा है हमारा समाज असंख्य जातियों और उपजातियों में विभाजित है। भारत में अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। भारत में छुआछूत की संस्था भी अस्तित्व में आई जिसने हमारे समाज को घृणित विभाजनों में तोड़ दिया। हमारा समाज जो आज भी कमज़ोर है, इसके पीछे यही कारण है, छुआछूत और मन में एक दूसरे के प्रति घृणा, नीची जाति का समझना। महिलाओं को भी लंबे समय से विभिन्न सामाजिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है। उस समय भी करना पड़ा था, आज भी करना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो है ये इस पैराग्राफ में दिया गया है 19वीं सदी में नई जागृति, न्यू अवेकिंग इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की एक श्रृंखला देखी गई। इन लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन किए गए, समाज में जिन लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं था उन्हें अधिकार दिलाने के लिए। इन सभी सुधारकों ने छुआछूत और जाति व्यवस्था की कठोरता के साथ निंदा की। उनका यह भी मानना था कि महिलाओं का उत्थान सबसे पहले होना चाहिए और उसके बाद ही देश का भला हो सकता है। शोषित वर्ग के लोगों ने खुद भारतीय समाज गरीबों और दलित वर्गों की मुक्ति के लिए नए संघों और समाजों की स्थापना की। ज्योतिबा फुले सत्य साधक समाज के संस्थापक थे। इन्होंने एक संस्था बनाया था जिसका नाम था सत्य साधक समाज, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके फाउंडर थे। चूँकि उनके पूर्वज पूना में पेशवाओं को फूल देते थे, इसलिए उनके परिवार को फूले के नाम से जाना जाने लगा। उनका मानना था कि सभी जातियों की लड़कियां शूद्रों की तरह थी, क्योंकि बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाओं ने उनके जीवन को दंडनीय बना दिया था। यहाँ तक कि तथाकथित उच्च जाति की लड़कियों को भी मुफ्त शिक्षा तक पहुँच नहीं थी। यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में बतलाया गया है सामाजिक जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं था। तथाकथित अछूतों का उत्थान, महिला शिक्षा, वयस्क शिक्षा और किसानों और मजदूरों की समस्याएं जिस पर उनका ध्यान न गया हो। मतलब उन्होंने जो समाज सुधारक थे उन लोगों ने सभी ऐसे तथ्य को रखे जो उस समय संभव था, उस समय जो आवश्यक था। आगे यहाँ पे इस पैराग्राफ में बतलाया जाएगा। तो ये इतना लंबा पैराग्राफ है। यहाँ पे महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसी बारे में दिया गया है। द दलित मूवमेंट, दलित आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन हुए थे। भारत के संविधान ने सरकारी कार्यालयों में शिक्षा और रोजगार से संबंधित मामलों में एससी और एसटी को उचित महत्व दिया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। रिजर्व, आरक्षित मतलब रिजर्व की गई। संविधान के इस प्रावधान ने बड़ी संख्या में दलितों को उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम बनाया। इस प्रकार दलित नेताओं की एक नई पीढ़ी उभरी जिन्होंने 1972 में दलित पैंथर नामक एक संगठन की स्थापना की। दलित लेखकों नामदेव ढंसाल और अन्य ने अब तक दलित साहित्य का एक प्रभावशाली खंड तैयार कर लिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके एक प्रेरणादायी व्यक्ति रहे। आज भी वे लोग, जितने भी दलित लोग हैं, वे भीमराव अम्बेडकर को एक भगवान की तरह पूजते हैं। आगे यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ में है, काशीराम के बारे में बतलाया गया है। काशीराम ने 2 संगठनों के बैनर तले दलितों को संगठित किया। पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बामसेफ, शॉर्ट में यहाँ पे बामसेफ दिया हुआ है, और दलित शोषित समाज संघर्ष
समिति, ये 2 संस्था को उन्होंने फाउंड किया, फाउंडर के रूप में वे आए। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की, जो कि आज भी उनके अध्यक्ष के रूप में हैं, मायावती जी हैं। आगे यहाँ पे तवा मत्स्य संघ इसके बारे में दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में दिया गया है, बांधों से कई लाभ होते हैं। डैम, बांधों से कई लाभ होते हैं। छोटे बड़े बांधों से सूखाग्रस्त इलाकों में पानी मिलता है, घरों और कारखानों में हीटिंग और रोशनी के लिए बिजली मिलती है। वहीं जब बांध बनते हैं तो हजारों हेक्टेयर ज़मीन, जंगल, गांव और कॉलोनियां पानी में डूब जाती हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर आदिवासी और किसानों पर पड़ता है, वे अपने घर बार से बेघर हो जाते हैं। और आगे इस पैराग्राफ में दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब बेघर हो जाना। किसानों और आदिवासियों के इस विस्थापन को हाल के दिनों में भारत में मीडिया का काफ़ी ध्यान मिला है। मतलब मीडिया इन लोगों को अपनी नज़र में लिए हैं कि देखिए इन लोगों के साथ किस तरह की घटनाएं घट रहे हैं। यहाँ हम 1996 में इसके गठन के बाद से तवा मत्स्य संघ के अधिकारी और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वैसे ही एक संस्था है द तवा डैम, तवा बांध कहाँ पे बनाया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। नर्मदा की सहायक नदी तवा पर तवा बांध का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था। नर्मदा घाटी में यह तीसरी सबसे बड़ी परियोजना है जो 1978 में पूरी हुई। बांध के पानी में 30 से ज़्यादा गांव डूब गए। वहां रहने वाले लोग या तो खेती करते थे या फिर जंगल से आने वाली उपज इकट्ठा करते थे। वे मछलियां पकड़ते थे। यह उनकी आय या आहार या दोनों का साधन था। जिन लोगों ने अपने घर और आजीविका खो दी है, उनके पुनर्वास के सरकारी प्रयास असफल रहे। मध्य प्रदेश के गांवों से केवल 3000 लोगों को गुजरात में बसाया जा सका। अधिकांश विस्थापित लोग बांध जलाशय के आसपास बस गए और जीवित रहने के लिए मछली पकड़ने लगे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है द फिशिंग राइट्स, मछली पकड़ने का अधिकार। इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे, इनमें से किसी भी किसान या आदिवासी को औपचारिक रूप से मछली पकड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। दूसरे शब्दों में उनके अधिकारों की कमी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। मतलब है उन्हें मछली पकड़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए राज्य के अधिकारी कभी कभी उन्हें इस आरोप में पकड़ लेते थे कि वे अवैध रूप से मछली पकड़ रहे हैं। 1994 में सरकार ने तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार कुछ निजी ठेकेदारों को दे दिया। ग्रामीण और आदिवासियों को तवा जलाशय में मछली पकड़ने से मना किया गया। ठेकेदारों ने कुछ हिंसक अपराधियों को शामिल किया जिन्होंने ग्रामीणों पर चाकू से हमला किया और लूटपाट भी की। स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से गोंड और कोरकू लोगों ने महसूस किया कि उनके बीच अधिक एकता की आवश्यकता है। उन्होंने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम किसान आदिवासी संगठन रखा गया। मतलब उन लोगों पे जुल्म होने लगे, जिसके वजह से किसानों आदिवासियों ने एक संगठन बना लिया, किसान आदिवासी संगठन। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे, किसान आदिवासी संगठन ने बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी अभियान चलाया। सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने जलाशय में मछली पकड़ने के कानूनी अधिकार की मांग की। उन्होंने रैलियां निकाली और लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकने के लिए सड़क नाकाबंदी, मतलब चक्का जाम, रास्तों को रोक देना, सड़क नाकाबंदी भी की। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित की। समिति की सिफारिश थी कि तवा बांध से विस्थापित लोगों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए ताकि उन्हें आजीविका के उचित साधन उपलब्ध कराए जा सके, क्योंकि अगर उनके पास इस तरह के कार्य नहीं होंगे तो फिर वे अपनी आजीविका नहीं चला पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली और बांध से विस्थापित लोगों को मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया। 1996 में दोनों पक्षों के बीच 5 साल के पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मतलब यह कार्य 5 सालों के लिए रखा गया और फिर बाद में क्या होगा वो बाद में सोचा जाएगा। सरकार ने विस्थापित मछुआरों की सहकारी समितियों को विशेष लड़ाई
के अधिकार दिए। इन सहकारी समितियों के संघ को तवा मत्स्य संघ के रूप में जाना जाने लगा। और आगे यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ द तवा मत्स्य संघ, इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे। तवा मत्स्य संघ एक उत्कृष्ट सहकारी उद्यम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय 13 निर्वाचित निदेशकों की समिति है। ये सभी विस्थापित स्थानीय आदिवासी हैं। उनके निर्णय 3 लोगों के निकाय द्वारा लागू किए जाते हैं, जिन्हें बही खाता, लेखा और व्यवसाय प्रबंधन में दक्षता प्राप्त है। उनके प्रबंधकीय कौशल ने इन गांवों के लोगों को अधिकतम आर्थिक लाभ पहुंचाया है। और यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, सहकारी समितियां मछुआरों से उचित मूल्य पर मछलियां खरीदती है। सहकारी समितियां मछलियों को बर्फ़ पर जमा करके रखती है और अपने स्टॉक को उन बाज़ारों में बेचती है जहां उन्हें बेची गई मछलियों का अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्य बाज़ार जहां वे मछलियां बेचते हैं वे इटासी, भोपाल और हावड़ा है। तो इन सारी जगहों में मछलियों को भेजा जाता है। आगे यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में बात करेंगे। तवा मत्स्य संघ TMS ने कुछ गांव में मछली बीज उत्पादन भी शुरू किया। मतलब है कि मछली पालन करके मछलियों को बढ़ाया जा सके और फिर समय आने पर जब बड़े हो जाए तो उसे बेचा जा सके। प्रजनन के मौसम जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान TMS किसी को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि उस दरमियान जो है मछलियों की संख्या बढ़ती है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक मछली पकड़ने वाले को कम से कम 1000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। TMS मछुआरों को नए जाल खरीदने के लिए धन भी उधार देता है। इस प्रकार TMS ने यह दिखाया है कि किस प्रकार सहकारी समितियां ग्रामीण गरीबों को वास्तविक लाभ पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार को TMS को पुरस्कृत करना चाहिए तथा ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन, इस पैराग्राफ में बातें करेंगे हम। यहाँ पे बतलाया जा रहा है, भारत का संविधान व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है। संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखती है। गरिमा मतलब उसका सम्मान सुरक्षित रखती है। लोकतंत्र तभी साकार हो सकता है जब हम सभी, खासकर गरीब महिलाएं और समाज के वंचित वर्ग विकास की प्रक्रिया में शामिल हो। हमें तवा के मछुआरों का नैतिक समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने हमें मानवीय गरिमा का महत्व दिखाया। इस तरह के प्रयोग समाज को समान बनाने में मदद करेंगे। वे राष्ट्र की संपत्ति और संसाधनों के वितरण को समान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तवा के ग्रामीण प्रदर्शनों और जुलूसों में शामिल होते हुए अपने साथ भारत के संविधान की एक प्रति ले जाना कभी नहीं भूलते थे। हमारे संविधान ने एक लोकतांत्रिक राजनीति की स्थापना की और अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करने का वादा किया। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। समरी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप स्वयं पढ़ लेंगे या मैं पढ़ के बतला देता हूँ इसको। इसमें बतलाया जा रहा है, हमारा संविधान सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सभी व्यक्ति को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले और सभी तरह के लाभ मिल पाए। स्थिति की वास्तविकता यह है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक या कानूनी समानता अर्थहीन है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1950 के दशक में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। काशीराम ने लामबंदी की दलितों के लिए। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। आदिवासियों ने तवा जलाशय में मछली पकड़ने के लिए कानूनी अधिकार की मांग की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने विस्थापित मछुआरों की सहकारी समितियों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया। और यहाँ से इस चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया है, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट।
तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बनाया गया, कब बना ये, तो ये बना था 1993 में। उसके बाद हु हैड इंस्पायर्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे इंस्पायर्ड हुआ था, ये हो जाएगा महात्मा गांधी से। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका के प्रथम काले राष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे, अश्वेत, तो ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला। उसके बाद व्हेन वाज दलित पैंथर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द दलित्स फॉर्म्ड, दलितों के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था दलित पैंथर, तो ये कब बना था, ये बना था 1972 में। ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे इसके साथ दिया गया है, ये 5 है और ये 3 है। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेंगे। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।